हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की बुक है आपकी सेकंड। फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट करवा दी है, सेकंड बुक हमारी रहेगी और उसका अध्याय है 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, जो कांग्रेस प्रणाली है उसमें क्या चुनौतियां आई और उसमें फिर से पुनर्स्थापना कैसे हुई। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से लेकर किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप उस सब्जेक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये अभी मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल टीच कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपके जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ। लाइक आपका एक सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, उनकी भी वीडियोस में यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बने रहे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरीके की यूजफुल वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो। आने वाले टाइम में मैं जब पेपर आपके फाइनल टर्म के आएंगे या फिर जो आपका प्री बोर्ड आएगा, उसमें मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड करके यहाँ पर दूंगा, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके नंबर है वो अच्छे आ सके। अगर आप, मैं बता रहा हूं कि अगर आप इन पीडीएफ को डीपली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 80 to 90% नंबर आ सकते हैं पॉलिटी में। आप बहुत डीपली पढ़िए और जहां से भी नॉलेज मिल रही हो, चाहे वो कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी और का हो सकता है, आप पढ़िए, क्योंकि आपका मेन काम है पढ़ना। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, और कैसा पढ़ा रहा है, आपको ये भी देखना है कि कहां से मुझे चीजें अच्छी मिल रही हैं। तो उसकी वीडियोस को आप बने रहिए। कोई एक चैनल पर्टिकुलर पकड़ लीजिए जिसके आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली उस टीचर से पढ़कर अच्छे नंबर गेन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आपको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं जो आप पूरा चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसकी नॉलेज आपको शुरू से ही मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ था। चाहे तो आप पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप अगर डेट नहीं डालेंगे, आप 1964 लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हो गई थी? 27 मई 1964 को। ठीक है, आगे दिखा रखा है 1960 का दशक कांग्रेस प्रणाली के लिए खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बनता है, 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, 4 का भी बन जाता है, 2 का, कि 1960 के दशक को कांग्रेस प्रणाली के लिए खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो जितने नंबर का आएगा आप उतने नंबर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था। जय जवान जय किसान किसका नारा था भाई? ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। याद रखिएगा, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आगे दिखा रखा है लाल बहादुर शास्त्री का देहांत 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, ताशकंद समझौते में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जब अपनी बुक रीड कर रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी का सर्वाधिक मशहूर नारा गरीबी हटाओ था। ठीक है, इंदिरा गांधी का जो एक मशहूर नारा था वो क्या था? गरीबी हटाओ। ठीक है, जो 1971 में लगभग उन्होंने दिया था। आगे 1971 में 5वां आम चुनाव हुआ। 1971 में कौन सा चुनाव हुआ था? 5वां। और जो आप पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक देश को जानते थे, ठीक है, जो आज बांग्लादेश के रूप में स्थापित है, उसका उसका भी जो नाम रखा गया बांग्लादेश, वो इसी 1971 में ही रखा गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत ने इसमें इंटरफेयर करा था। ठीक है, क्योंकि वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में 1971 में उसको किस नाम से जाना गया? बांग्लादेश के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12वीं में काम आएगा, 12वीं के बाद भी काम आएगा। आगे दिखा रखा है वीवी गिरी नेता सिंडिकेट से संबंधित है। जो वीवी गिरी एक नेता है वो किससे संबंधित है? सिंडिकेट से। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे राम मनोहर लोहिया द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया। जो गैर कांग्रेसवाद है उसका नाम किसके द्वारा दिया गया? पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पढ़ लीजिए अभी से कि किसके द्वारा दिया गया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा, यानी आरएमएल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक हॉस्पिटल का नाम भी है। आप मुझे बता के मुझे एक बार मैसेज करिए कि वो कौन सा हॉस्पिटल है और कहाँ स्थित है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के नाम से नाम है और वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है और कितने को नहीं पता। आगे 19 ये मेरा फोन नंबर है,
817898198810 आप इस पर कांटेक्ट कर कर आपको अगर पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा हो या फिर कोर्सेज से लेकर, तो आप कहीं ना कहीं इस फोन पे कॉल, इस नंबर पे कॉल कर कर आप अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दल बदल से आप क्या समझते हैं? जो दल बदल है उससे आप क्या समझते हैं, देखते हैं। आइए, बता रखा है जब कोई विधायक या सांसद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई विधायक, ठीक है, या फिर सांसद जिस दल से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, उस दल को छोड़ दे और दूसरे दल में चला जाए, जैसा कि बीजेपी का कोई पार्टी का आदमी हो और वो किस में चला जाए, वो चला जाए आपका आम आदमी पार्टी में, तो उसके लिए क्या हो गया, दल बदल हो गया। क्या हो गया, एक दल को छोड़ा और दूसरे दल में बदल गया, मतलब कि बीजेपी को छोड़ा और आम आदमी पार्टी में चला गया, तो इसे क्या कहेंगे, दल बदल कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बता रखा है सेकंड क्वेश्चन, प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इसे किसने समाप्त किया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप 100% इस क्वेश्चन को याद करें। और देखो ज्यादा वर्ड में ही सारा छुपा हुआ है, प्रीवी पर्स, बस आप इस वर्ड को समझ जाइए और इंदिरा गांधी, ठीक है, बस इन दो वर्ड को समझिए, आपको ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, आंसर दिखा रखा है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद रियासतों के राजाओं को उनकी पुरानी आमदनी के बदले में दी जाने वाली वार्षिक धनराशि भत्ता, यह उन्हें भारत में विलय के बदले में दी गई थी। अब देखिए आपको पता है कि जो जब अपना भारत आजाद हुआ था तो लगभग कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े, तो जब उनको शामिल किया जा रहा था तो उनको कुछ भत्ता देने की बात की गई थी, तो प्रीवी पर्स के द्वारा ही उन्हें भत्ता मिलता था। ठीक है, प्रीवी पर्स के द्वारा ही क्या मिलता था, उन्हें भत्ता मिलता था, तो प्रीवी पर्स को ही हटा दिया। किसने हटाया भाई, चलो देखते हैं। बता रखा है, इसे 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के 26वां संशोधन द्वारा समाप्त किया। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या करा, एक संशोधन करा, जो संशोधन था 26वां यानी 26, और उसके द्वारा क्या कर दिया, जो प्रीवी पर्स है उसको समाप्त कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा, पेपर में आने के चांसेस 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा से आपका, देखिए जो गैर कांग्रेसवाद है उसकी अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, ऐसी राजनीतिक सोच या नीति जिसमें कांग्रेस पार्टी का विरोध किया जाए और कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होकर सरकार बनाई जाए। मतलब कि अगर हम बात करें गैर कांग्रेसवाद, तो गैर का मतलब क्या हो गया कि जो उसका अपना ना हो, जो कांग्रेस से हट चुका हो, उसे क्या क्या कहा गया, गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, याद रखिएगा, जो उस पार्टी में शामिल नहीं था उसे क्या कहते थे, गैर कांग्रेसवाद। आगे, ऐसा 1950 से 60 के दशक में कई विपक्षी दलों ने अपनाया था ताकि कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके। ऐसा जो अपोजिट दल होते हैं, जो विपक्ष होता है, उसने अपनाया था ये। ठीक है, क्यों अपनाया था, ताकि जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व था ना, मतलब कि जो 3 चुनाव थे कंटिन्यू जीती, तो उससे क्या हो गया, उसका प्रभुत्व जम गया, तो उसको चुनौती दी जा सके। जैसे कि अभी हम बात कर सकते हैं करंट में, जो बीजेपी पार्टी है लगातार 3 बार जीती है, आपने देखा होगा 2014 में भी जीती, फिर 2019 और फिर 2024, तो ये क्या हो गया, उसका एक तरीके से कह सकते हैं हम प्रभुत्व हो गया। क्या हो गया, प्रभुत्व। और इसको हराने के लिए, जो बीजेपी है उसको हराने के लिए देखो कितनी एड़ी चोटी का जान लगा रखी है सारी अपोजिट पार्टी ने। हालांकि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं जस्ट, मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं या फिर कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी। आई डोंट लाइक एनीथिंग एनी पार्टीज, यू नो वाई, क्योंकि सारी पार्टीज एक ही कार्य करती हैं। ठीक है, जब सत्ता में होती हैं तो फिर वैसे ही करती हैं, जब सत्ता से हट जाएंगे तो बोलेंगे हम अच्छा कार्य करेंगे, ये वो फलानी गाना। ठीक है, तो कहने का मतलब पार्टीज के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। ठीक है, आप अपना करियर पे ध्यान दें, क्योंकि पार्टीज आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा इन पार्टीज को ध्यान देना चाहिए और चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो। जैसे अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कई आलोचना होती है चुनाव आयोग की, और शायद ट्रू भी है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट कई चीजें तो मुझे ट्रू लगती हैं, बिकॉज कि अगर आप थोड़ा सा, अभी बिहार का रिसेंटली चुनाव हुआ है, उसमें एक 122 का एक जो रेशियो दिया गया है, वो जो दिखाया गया है बार बार, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैटर है। ठीक है, क्योंकि 122 ये चीज एकदम कॉमन दिखी, तो ये थोड़ा सा हो सकता है। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसको बहुत स्वतंत्र होना चाहिए और बहुत स्वतंत्र चुनाव कराने चाहिए और बहुत निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, ताकि जो लोकतंत्र है उसकी आत्मा को बचाए रखा जा सके। ठीक है,
आगे देखिए बता रखा है गठबंधन से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में गठबंधन की शुरुआत कब हुई। जो गठबंधन है जो गठबंधन सरकार है उससे क्या अभिप्राय है और इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो पार्टीज होती हैं उसको बहुमत नहीं मिलता। जैसे कि अभी हम बात करें बिहार में, तो बिहार में भी बहुमत नहीं मिला ना, तो पार्टीज ने क्या करा, गठबंधन बनाया और गठबंधन के द्वारा क्या करा, सरकार बनाई है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेंट्रल है अपना केंद्र, उसमें क्या है, उसमें जो बीजेपी है और जो एनडीए है दोनों ने गठबंधन बनाकर क्या बनाया, सरकार को बनाया। तो कहने का मतलब है कि जब किसी एक पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिलता है तो उसमें जो पार्टीज होती हैं वो अपने जो वोट होते हैं, जो अपने सीटें होती हैं उसको जोड़ लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। ठीक है, भारत में गठबंधन की शुरुआत 1977 में हुई। कब हुई थी, 1977 में, जब जनता पार्टी ने कई दलों को मिलाकर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। मतलब वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, ठीक है, 1977 में, जब बहुत सारी पार्टीज को मिलाकर एक पार्टी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ना गठबंधन सरकार आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें 1999 के बाद की, तो लगभग अगर देखोगे तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऑलमोस्ट जो सरकारें बनी है वो गठबंधन के अकॉर्डिंग ही बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे आगे दिखा रखा है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद के दो बिंदु बताइए। जो इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट है उसके बीच में जो मतभेद हुए थे उसके दो कारण बताने हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए आप ना जो टाइम टेबल है शुरू शुरू में आप बना सकते हैं कि हाँ इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। बट मैं एक चीज बताना चाहूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट लगेगा ना उसमें आपको टाइम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये डेफिनेटली तय है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है और हम उसमें कभी टाइम को इश्यू नहीं करते। जैसे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्या एक ही घंटे क्रिकेट खेलते हैं, नो, आप उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आपको नहीं पता लगता कितने घंटे खेल गए। आप कोई सा गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई सी मूवी देख रहे हैं तो आपका जब उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है ना तो आपको नहीं पता लगता कि 1 घंटे की मूवी है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, आप उसको देखते चले आते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई है। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये अच्छा सब्जेक्ट है या ये है वो है, कुछ नहीं, आप बस उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू शुरू में आप थोड़ा सा टाइम बना सकते हैं लेकिन बाद में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका टाइमिंग बन जाएगा 8 घंटे 10 घंटे। लेकिन शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा ना अपने आप को किसी चीज के प्रति करना पंक्चुअल बनाना पड़ेगा। लाइक यू कैन से कैसे कह सकता हूं मैं कि उस चीज को जबरदस्ती करना पड़ेगा शुरुआत में, और शुरुआत बहुत छोटी करिए ताकि आपको बर्डन ना पड़े शुरू से ही। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपका इंटरेस्ट उस चीज में बढ़ेगा ना तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, उसका जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट आपको शुरुआत करनी है क्योंकि कहते हैं कि जो शुरुआत कर चुका है ना कहीं मंजिल पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, शायद एक ऐसा कुछ डायलॉग टाइप का है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मतलब पहले स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली मंजिल मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली टाइमिंग बन जाएगी। आगे देखिए पहला दिखा रखा है इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का विरोध किया और स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। देखो उन्होंने क्या करा, जो सिंडिकेट के जो नेता थे संजीव रेड्डी, उसका तो विरोध किया इंदिरा गांधी ने, और जो बीवी गिरी है उनका क्या करा, समर्थन करा। ठीक है, आगे आगे देखिए आगे बता रखा है दूसरा, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ और समाजवादी नीतियों के पक्ष में थी जबकि सिंडिकेट पारंपरिक और रूढ़िवादी नीतियों का समर्थन करता था। तो यहां पर हमने पढ़ा क्या, जो इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट के बीच का जो मैटर था वो हमने यहां पर पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए छठा क्वेश्चन, सिंडिकेट शब्द का क्या अर्थ है और कांग्रेस में यह क्यों इतना महत्वपूर्ण था। जो सिंडिकेट है इसका क्या अर्थ है, ठीक है, और ये कांग्रेस में इतना महत्वपूर्ण क्यों था, आइए देखते हैं। बता रखा है सिंडिकेट शब्द कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के समूह के लिए प्रयोग किया गया जो 1960 के दशक में पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रखते थे। मतलब कि उसमें जो बड़े बड़े जो नेता थे ना, जो थोड़े से एजिड टाइप के थे, तो उन्हीं नेताओं के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, सिंडिकेट। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है सिंडिकेट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह समूह पार्टी के प्रमुख निर्णयों को प्रभावित करता था और प्रधानमंत्री चयन जैसे बड़े फैसलों में भी निर्णायक भूमिका निभाता था। जैसे 1966 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में, देखो जो सिंडिकेट थे ना, वो जो वरिष्ठ नेता थे ना उनको कहा जाता था, और कहीं ना कहीं जो इनके फैसले होते थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए इसको जो सिंडिकेट है उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था कांग्रेस में। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे अगला
ये दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पेपर में पढ़ के जाइए। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं आप पेपर में लिख के जरूर आएंगे, और जब लिख के आएंगे तो नंबर 100% मिलना तय है। आगे देखिए, बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? जो कांग्रेस प्रणाली है उसकी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है। मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो तो। ठीक है, तो जो इसका आंसर है बच्चों, वो मैं आपको इसका पार्ट 2 जब लेकर आऊंगा तो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी से ही, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उन चीजों की भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं सभी वीडियोस को देखते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश एक दिन सीख जाएंगे। और मैं यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग इत्यादि सारी चीजें करवा रहा हूं, तो आप बने रह सकते हैं चैनल पर और सीख सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं और भी बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर लाइक जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा, और जो पेपर में ज्यादा चांसेस है आने के, उन क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं जो हमसे हमारे द्वारा हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो आपका बस काम इतना सा है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो 11th जो 12th क्लास में और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं और भी बच्चों तक हम पहुंच सके और इस तरीके के नोट्स हम उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं वो कैसे लगे आपको। अगर अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।